नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कटनी की, जहां यात्रियों से भरे ऑटो को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 3 यात्री घायल हैं। कटनी से रीठी जा रहा था ये ऑटो। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रीठी थाना क्षेत्र पुलिस ने पूरे मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। तो इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई है। तो सड़क हादसे में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, 2 और लोगों की मौत हो गई है। जी विजय, मैं आपको बता दूं कि कटनी से रीठी जाते वक्त ऑटो ट्रेलर में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल थे, जिन्हें कटनी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसमें जो 2 लोग थे गंभीर, जिनकी हालत थी, उन्होंने इलाज के दौरान अब से कुछ ही देर पहले दम तोड़ दिया। तो इस हादसे में अब मरने वालों की संख्या जो बढ़कर 3 से 5 हो चुकी है, जबकि घायल अभी भी 3 है, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज जो है कटनी के जिला अस्पताल में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि सवारी ऑटो जो है कटनी से लोगों को बैठाकर रीठी की ओर जा रहा था और सामने से एक तेज रफ्तार ट्रेलर आ रहा था, जिसने ट्रेलर ने सामने से ऑटो को टक्कर मारी और इस हादसे में जो है 3 लोगों की घटना मौके पर मौत हो गई थी और 5 लोग जो है घायल हो गए थे, जिनको कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस से अभी हमारी बात हुई, उन्होंने दावा किया कि जो ट्रेलर का चालक था, जो फरार हो गया था हादसे के बाद से, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए। तो सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, ट्रेलर जब्त कर लिया गया है, साथ ही साथ पुलिस आगे की भी जांच कर रही है। भोपाल स्थित मंत्रालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर उसे बंद करने पर मचे बवाल के बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने वंदे मातरम गीत को अब नए स्वरूप में गाने की तैयारी की है। यह गीत अब हर महीने के पहले दिन सुबह 10:45 पर पुलिस बैंड की धुन पर गाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दिन सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक मार्च भी करेंगे। इसमें आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा। मंत्रालय में ही पुलिस बैंड की धुन पर राष्ट्रगान, जन गण मन और वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया जाएगा और आम लोगों की मौजूदगी भी इसमें होगी। इस साल 1 जनवरी को जब मंत्रालय के बाहर राष्ट्रगीत नहीं गाया गया तो बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि सरकार ने कहा था कि वो इसे नए स्वरूप में लाएगी। इधर वंदे मातरम बंद किए जाने से नाराज पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो 7 जनवरी को सभी बीजेपी विधायकों के साथ मंत्रालय में वंदे मातरम गीत गाने का ऐलान किया था। अब बीजेपी का कहना है कि क्या करना है ये आला कमान और शिवराज सिंह चौहान तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि नए स्वरूप में होगा वंदे मातरम और इस बात की कोशिश और प्रयास किया जाए कि अधिकतम लोगों को, प्रदेशवासियों को उससे जोड़ा जाए, इसलिए किया गया है। वो तो शिवराज जी और पार्टी तय करेगी क्या करना है, लेकिन इनका जो चाल चरित्र वंदे मातरम को लेकर है वो उजागर हो गया और उसको उजागर करेंगे। वंदे मातरम गाने पर कौन सी रोक है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर मचे बवाल के बाद सरकार ने अपने फैसले बदलकर इसे नए स्वरूप में गाने का फैसला किया है। सरकार ने इस फैसले का एबीवीपी ने स्वागत भी किया। एबीवीपी ने इसे देश प्रेमियों की जीत बताया है। वंदे मातरम पर सरकार के यू टर्न से पहले एबीवीपी ने प्रदेश में कई जगहों पर वंदे मातरम गीत का गान गाकर सरकार का विरोध भी किया था। भोपाल में एबीवीपी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम का गायन किया। वहीं जबलपुर में भी एबीवीपी ने सेंट अलासिस कॉलेज के पास वंदे मातरम का गान किया। इधर उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर वंदे मातरम गीत गाया। साथ ही इस पर रोक लगाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार का विरोध किया। हालांकि सरकार ने अब अपना फैसला पलटते हुए इसे और भी बेहतर रूप में गाने की व्यवस्था दी है। नई सरकार के गठन के बाद कांग्रेस नेता अरुण यादव ने पहली बार इंदौर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अरुण यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान बूढ़े शेर हैं और अब उन्हें पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। अरुण यादव ने नई जिम्मेदारियों को लेकर कहा कि वो कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो जिम्मेदारी समझकर ही निभाएंगे। अरुण यादव ने कहा कि जिस तरह से मालवा निमाड़ में लोगों का प्यार मिला है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि लोकसभा में भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। पूरे प्रदेश में 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतने वाली है।
अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जितने भी वादे जनता से किए थे वो सब एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। को पिंजरे में बंद किया हमने और बूढ़े टाइगर का संरक्षण करने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने ले ली है, तो हम उनका संरक्षण, बूढ़े टाइगर का संरक्षण पूरा करेंगे। किस टाइगर का संरक्षण करेंगे आप? भाई अब चूंकि बूढ़ा, जब टाइगर बूढ़ा हो गया है तो उनकी संरक्षण की उसको पिंजरे में डाल दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालते ही मंत्री तुलसी सिलावट व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर में व्यापारी वर्ग से मुलाकात की। लेकिन व्यापारियों से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पहुंच गए, जिन्होंने पूरे वक्त मंत्री को घेरे रखा। इधर कई दूसरे लोग भी अपनी अपनी समस्याएं लेकर मंत्री से मिलने जा रहे थे। हालात ऐसे बन गए कि मंत्री अपनी प्राथमिकता भी तय नहीं कर पा रहे थे कि कब कहां क्या करना है और क्या नहीं। हालांकि उनका कहना है कि वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और जल्द ही ये व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। हमारी दुकानों पे ताले लगा दिए गए हैं, दुकानें पूरी बंद कर दी गई है, इसकी वजह से हम आए तुलसी भैया के पास। आपको तुलसी भैया से पूरी उम्मीद है कि तुलसी भैया से पूरी उम्मीद है, कांग्रेस सरकार से भी पूरी उम्मीद है, तुलसी भैया से भी पूरी उम्मीद है, कमलनाथ जी से, ज्योतिरादित्य सिंधिया से, सबसे उम्मीद है हमें, जीतू पटवारी से लगा के हमको सब सबसे हमारे। तो आपको दुकानें, कितनी दुकानें हैं? हमारी 200 दुकानें, कम से कम 5000 आदमी बेरोजगार हो गए हैं 3 साल से। जो हमको जनादेश दिया है इसीलिए उनसे मिल रहा हूँ, उनसे व्यक्ति रूप से चर्चा करूँगा तो एक निकल के आएगी कौन सी समस्या हमारे शहर में, जिले में, गांव में, प्रदेश में। और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग रहना चाहता हूँ कि मेरा मध्य प्रदेश स्वस्थ रहेगा तो मेरा मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। मध्य प्रदेश में मंत्री बाला बच्चन और पीसी शर्मा का कद सीएम कमलनाथ ने बढ़ा दिया है। बाला बच्चन को गृह एवं जेल मंत्री जैसे विभागों के साथ ही तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार और लोक सेवा प्रबंध विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार और लोक सेवा प्रबंधन विभाग अभी तक सीएम कमलनाथ के पास था, लेकिन अब ये सभी विभाग बाला बच्चन संभालेंगे। इसके साथ ही विधि मंत्री पीसी शर्मा को जनसंपर्क विभाग के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये विभाग भी सीएम कमलनाथ के पास थे। जनसंपर्क विभाग का चार्ज मिलते ही पीसी शर्मा ने पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। जो हमारे वचन पत्र पर जो मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने बनाया था, उस पर जो काम होगा, लागू होगा, और जो सरकार की जो नीतियां हैं वो पंक्ति के आखिरी आदमी तक पहुंचे, उसको उसका लाभ मिले, इस बात के लिए काम करेंगे। सर, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट को भी लाएंगे, पहले कह चुका हूँ। पत्रकारों के हित की जो बात होगी वो करेंगे, जनहित और सर्वहित जो होगा सब करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता पर फिलहाल किसी भी नए कर का भार सरकार नहीं डालना चाहती है और आय के स्रोत बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश का विकास हो, सरकार इस बात को ध्यान में रखकर काम कर रही है। ये कहना है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट का। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृहनगर जबलपुर पहुंचे वित्त मंत्री तरुण भनोट ने मीडिया से चर्चा में प्रदेश की आर्थिक नीतियों और प्रदेश सरकार की चुनौतियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वित्तीय हालात सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए सरकार उन सब योजनाओं को बंद करेगी जो भ्रष्टाचार करने के लिए पिछली सरकार में बनाई गई थी। इसलिए सरकार के खजाने में जो भी लीकेज है उसे बंद करना सबसे पहला काम है। भनोट ने कहा कि हमारी सरकार जनता पर किसी भी तरह का कर्ज नहीं होने देगी। प्रदेश में शराबबंदी करने का या फिर यूपी की तर्ज पर शराब पर कोई अतिरिक्त कर लगाकर सरकारी खजाने भरने के सवाल पर वित्त मंत्री ने निशाना साधा। जवाब देने के बजाय कहा कि मेरा काम खजाना संभालने का है और हम आय के स्रोत बढ़ाने की ओर विचार कर रहे हैं। सारे विभागों की वित्तीय स्थिति भी चाहिए, मध्य प्रदेश की तो चाहिए सामने, साथ साथ जितने भी कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं उन सब की बैलेंस शीट भी हमें चाहिए। हम ये चाहेंगे कि उसका अवलोकन एक बार और हो, उस पर कार्य करें और देखें। सबसे पहले तो ये है कि ब्लीडिंग, लीकेज जो है सरकारी खजाने की, वो बंद होना चाहिए। कुछ ऐसी योजनाएं जो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई थी, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं।
बात भोपाल की करेंगे। बड़ी खबर है, कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई है। हारे हुए सभी प्रत्याशी पीसीसी पहुंचे हैं दफ्तर, सीएम कमलनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। कमलनाथ उनकी समीक्षा बैठक ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हारे हुए सभी प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक हो रही है। कमलनाथ उनसे हार के कारण पूछ रहे हैं और आने वाले समय में नई जिम्मेदारी उनकी क्या रहेगी, क्या भूमिका रहेगी, कैसे लोकसभा चुनाव में उन्हें काम करना है, इसको लेकर भी यहां बात हो रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 15 साल बाद सत्ता का वनवास खत्म करने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन भीतर घातियों ने जिस तरह से मुश्किलें बढ़ाई थी, उनको कैसे रोकना है, उन पर कैसे काबू पाना है, और साथ ही साथ जिन लोगों को कांग्रेस नहीं समझा पाई थी, अब यहां उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश होगी। हारे हुए सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, लगातार पिछले लंबे समय से आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस में किस तरह से फूट सामने आई थी, चाहे वो टिकट बंटवारे का मामला हो, चाहे वो साथ ही साथ हार के बाद समीक्षा का हो। अब कमलनाथ ने हारे हुए सभी प्रत्याशियों को बुलाया, आने वाले चुनाव की समीक्षा भी हो रही होगी कि किस तरह से उसमें आपको काम करना है। साथ ही साथ जो भीतर घाती हैं, किन पर उन्हें काम करना है और किन्हें बाहर करना है, वो भी शायद यहां डिसाइड होगा। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त बड़ी अहम बैठक चल रही है। साल 2019 में चुनाव भी है, लोकसभा के चुनाव हैं, और 2018 में कांग्रेस अल्पमत की सरकार में आई है। कई सारे विधायक उनके हारे हैं, तकरीबन 115 विधायक हारे हैं और कांग्रेस को 114 सीटें मिली। लिहाजा इन कारणों की पड़ताल करना कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह रही, कांग्रेस की इतनी बड़ी हार क्यों हुई। जबकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 160+ सीटें लाने का दावा कर रहे थे। 4 सर्वे रिपोर्टों में ये दावे हो रहे थे कि 150+ कांग्रेस आने वाली है, और इसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया था कि वक्त है बदलाव का स्लोगन के साथ कांग्रेस वोटर्स के बीच में गई थी। तो आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस 115 सीटों पर हारी है, और उन्हीं 115 विधायकों को इस वक्त कमलनाथ उनके साथ बैठक कर रहे हैं और उनसे ये पूछ रहे हैं कि क्या वजह रही, क्या कारण है, क्या भीतरघात की वजह से प्रत्याशी हारा है। तो ऐसे तमाम सवालों के साथ इस वक्त बड़ी एक अहम बैठक चल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव भी हैं, कांग्रेस को साधना भी है और उन लोगों की पड़ताल करनी, उन लोगों की पहचान करनी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस को हर वक्त, हर चुनावों के वक्त डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तमाम बड़े चेहरे भी हैं, रामनिवास रावत जो वो भी हारे थे, मुकेश नायक हैं वो भी हारे हैं, शैलेंद्र पटेल हैं, रामकिशोर दोगने हैं, तमाम कई बड़े ऐसे चेहरे हैं, रीवा से अभय मिश्रा भी हैं। उनसे भी ये पूछा जाएगा कि आखिर उनको किन परिस्थितियों की वजह से हार का सामना करना पड़ा, क्या कौन लोग थे जो आपकी हार के पीछे शामिल रहे, क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से आप हारे हैं या कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी की वजह से हारे हैं। तो इन सब कांग्रेस और कमलनाथ की कोशिश है कि इन तमाम मुद्दों की पहचान कर ली जाए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हर चुनाव में इस तरीके की हरकत करते हैं और हमारे प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आज की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला हो सकता है। ये पूरी रिपोर्ट अनुशासन समिति के पास जा सकती है और अनुशासन समिति ऐसे जो भीतरघाती हैं उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी, लेकिन नवीन, जिस तरह से हारे हुए प्रत्याशियों से पूछा भी जाएगा कि आपकी हार का कारण क्या है, वो उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप पर अगर पार्टी ने भरोसा जताया, आपको टिकट दिया, आने वाले समय में आप पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योगदान आपका रहेगा पार्टी में, ये भी जवाब देना होगा प्रत्याशियों को। बिल्कुल विजय, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष फिलहाल कमलनाथ ही हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं और उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के फेवर में करना। फिलहाल 29 लोकसभा सीटें हैं और 26 पे भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का दावा है कि 20+ इस बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव में रहेगी और सबसे बड़ी कोशिश कांग्रेस और कमलनाथ की हुई कि ये जो हारे हुए प्रत्याशी हैं इस वक्त जिनके साथ बैठक कर रहे हैं वो कहीं से घर ना बैठ जाए, इसी तरीके से चार्ज रहें और एक साथ मिलकर काम करें। इसलिए इस बैठक के जरिए ये भी पूछा जाएगा कि भीतरगाथियों के अलावा आप क्यों हारे, क्या वजह रही आपके हारने की, जिनको
इन तमाम कमियों की लिस्टिंग करके 2019 पे काम किया जाएगा, ताकि वो सारी चीज़ें, वो सारी दिक्कतें, वो सारी गड़बड़ियाँ दूर करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में सीटें हासिल की जाए। तो कांग्रेस पूरी तरीके से फ्रंट पर है लोकसभा चुनाव को लेकर, और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ ही तमाम लोगों से बातचीत कर रही है, सीनियर लीडर से बात कर रही है, जिले के वेटरन लीडर से बात कर रही है कांग्रेस के, कि कौन लोग हैं और क्या वजह रही, और जो जिनको टिकट दिया गया था, जिनके दावे मजबूत थे कि वो इस बार सीट निकाल के लाएंगे। और मीटिंग के बाद भी आपसे बात करेंगे। नवीन, कि आखिर क्या बैठक में यह निष्कर्ष निकला है, क्योंकि भीतरघात हार के कारण, और आगे क्या करना है, कैसे आप कर पाएंगे, इसको लेकर भी वहां निर्देश दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विवादित बयान वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा उसे लात मारकर बाहर कर दिया जाएगा। वीडियो में अपने समर्थकों से घिरे मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कह रहे हैं कि केवल वो ही कैबिनेट मंत्री नहीं बने हैं, बल्कि एक एक व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बना है। किसी भी अधिकारी को फोन करो, अगर वो काम नहीं करता है तो उन्हें बताएं। मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने मीटिंग में कहा है उनका एक एक कार्यकर्ता मंत्री है, और जो फोन करे उसका पालन हो, जो पालन नहीं करेगा उसे लात मारकर बाहर कर दिया जाएगा। इधर श्रम मंत्री के बयान पर विधि मंत्री पीसी शर्मा ने सीधे तौर पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि पहले कर्मचारियों को समझाया जाएगा, इसके बाद ही कोई एक्शन हम लेंगे। उसको लाभ देके बाहर कर दिया जाएगा। जो हमारे वचन पत्र पर जो मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने बनाया था, उस पर जो काम होगा, लागू होगा, और जो सरकार की जो नीतियां हैं वो पंक्ति के आखिरी आदमी तक पहुंचे, उसको उसका लाभ मिले, इस बात के लिए काम करेंगे। सर, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट को भी लाएंगे, पहले ही कह चुका हूँ। पत्रकारों के हित की जो बात होगी वो करेंगे, जनहित और सर्वहित जो होगा सब। जो कर्मचारी अधिकारी पालन नहीं करेगा उसको लाभ देके बाहर कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी पालन नहीं करेगा उसको लाभ देके बाहर कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी पालन नहीं करेगा उसको लाभ देके बाहर कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी पालन नहीं करेगा उसको लाभ देके बाहर कर दिया जाएगा। इधर ग्वालियर की रहने वाली एक महिला की कतर देश की राजधानी दोहा में संदिग्ध मौत हो गई है। परिजनों की गुहार के बावजूद 7 दिन बाद भी उसका शव अब तक वापस नहीं लाया जा सका है। महिला के परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि महिला अपने साथ हो रही प्रताड़ना की लगातार शिकायत कर बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन परिजन कुछ कर पाते इसके पहले ही उसकी मौत की खबर ने उन्हें तोड़ दिया है। परिजन दोषियों पर कार्रवाई के साथ ही मृतक का शव वापस लाने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। वो पिटती रही, वो पति के जुल्म सहती रही, वो बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन 27 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। जी हां, ग्वालियर की रहने वाली ममता बघेल के साथ कतर में हुए जुल्म सितम की कुछ यही दर्द भरी दास्तान है, जो उसने खुद मौत से चंद वक्त पहले कतर से फोन पर अपने परिजन से रोते हुए बताई थी। भैया, ये मुझे बहुत तेज मार रहे हैं, बहुत पीट रहे हैं, ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बहुत, और मोबाइल में उल्टी सीधी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ सब, और मैं इनसे मोबाइल चढ़ा रही हूँ तो जिन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत पीट रहे हैं ये मुझे, और मार जान से गला दबा दिया पूरा। मुझे बचा लो। ये लफ्ज बोलने के बाद पीड़ित की जुबान थम चुकी है। कतर के दोहा में 27 दिसंबर को ममता बघेल की संदिग्ध मौत हो गई। परिजन के मुताबिक ममता बघेल की शादी छतरपुर के रहने वाले रावेंद्र बघेल के साथ साल 2015 में हुई थी। रावेंद्र बघेल कतर के दोहा में किसी एयरवेज कंपनी में काम करता है। ममता भी अपने पति रावेंद्र के साथ दोहा में ही रहती थी, लेकिन उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। ये दर्द फोन पर लगाई गई गुहार से भी जाहिर हुआ है, और 27 दिसंबर के बाद परिजनों को फोन पर जानकारी मिली कि ममता की संदिग्ध मौत हो गई।
परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है और ससुराल वालों पर भी प्रताड़ना का केस दर्ज करने की मांग की है। साथ ही विदेश मंत्रालय से लेकर शासन प्रशासन से उसका शव भारत लाने की मांग की है। परिजनों ने प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी से भी गुहार लगाई है, जिस पर उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा मिला है। 27 तारीख की घटना है सर कि मेरी बहन ममता को उसके पति ने तीसरी मंजिल से पटककर उसकी डेथ कर दी, मार डाला उसे। कानूनी कार्रवाई सख्त हो और यहाँ पर उन पर दहेज के केस उनके परिवार पर लगना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी भी 7 दिन से अभी आई नहीं है, 7 दिन से कतर में ही है। हम लोग प्रयास में दूतावास में घूम रहे हैं, मारे मारे भटक रहे हैं, दिल्ली विदेश मंत्रालय में गए, सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं आई है। बुला के एसपी साहब से भी बात कराई उनकी, और एसपी साहब जो विदेश वाली बात है वहाँ भी डायरेक्ट कर रहे हैं, और छतरपुर के एसपी से भी हमने बात करी है। अब तो वो भी आश्वासन दे रहे, उनका इतना है बस बिलौगा वारन का कि हमारी लड़की हमारे पास आ जाए और हम उसका दाग संस्कार करें। जब से परिजनों को अपनी बेटी की मौत की खबर मिली है वो दर्द में है। अब आखिरी आस देश और प्रदेश की सरकार से है कि वो ममता का शव ला सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। आगे बढ़ेंगे, बात खरगोन की करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री सचिन यादव का एक बयान आया है। मंदसौर गोलीकांड में किसानों पर दर्ज केस वापस होंगे। किसानों पर जो केस दर्ज किए गए थे सभी मुकदमे वापस होंगे। आपको बता दें कि मंदसौर गोलीकांड को लेकर पहला बयान किसी मंत्री का इधर सामने आया है। सचिन यादव, उन्होंने कहा है कि मंदसौर गोलीकांड में जिन भी किसानों पर केस दर्ज हुआ है वो सब वापस होंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, पीसी शर्मा का अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन यहाँ सचिन यादव कह रहे हैं कि जो भी मंदसौर में किसानों पर केस दर्ज हुए थे, तोड़फोड़ के, मारपीट के और जितने भी आपराधिक धाराएं उन पर लगाई गई थी वो सब वापस होंगी। जी मैं बता दूं, कृषि मंत्री बनने के बाद में सचिन यादव आज पहली बार अपने गृह क्षेत्र कसरावत पहुंचे हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई अरुण यादव भी साथ में थे, उनका जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया मंदसौर गोलीकांड को लेकर, तो उन्होंने कृषि मंत्री सचिन यादव ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि मंदसौर गोलीकांड को लेकर प्रदेश भर में जितने भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिला जाएगा और गृह मंत्री से मिला जाएगा। इस पर गहनता से विचार किया जाएगा और सभी मुकदमे दर्ज वापस किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जिस तरह से कमलनाथ सरकार किसानों को राहत दे रही है, भी एक अगर सचिन यादव का अगर ये बयान माना जाए तो यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है, जिससे पूरे प्रदेश में किसानों पर लाठीचार्ज हुए थे, कई जगह मुकदमे दर्ज हुए थे, किसानों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खबर सीधे आपके बच्चों से जुड़ी है। इंदौर के पौष इलाके जंजीरवाला चौराहे के पास की एक पार्किंग में एक माता पिता अपनी 2.5 साल की बच्ची को कार में लॉक करके भूल गए। लगभग 45 मिनट तक बच्ची परेशान होती रही, रोती रही, माता पिता के आने की राह देखती रही, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद बच्ची की तेज रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग कार के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने कार के अंदर रोती बच्ची को देखा। इसके बाद स्केल की मदद से लोगों ने कार का लॉक खोला और बच्ची को बाहर निकाला। तकरीबन 45 मिनट तक वो मासूम कार के अंदर रोती रही, मदद मांगती रही। शुक्र मनाइए कि आसपास के लोगों का, जिन्होंने बच्ची की रोने की आवाज सुनी और अपनी जान जोखिम में उस बच्ची की जान जोखिम में देखते हुए उसे तत्काल बाहर निकाला। बच्ची भी घबरा रही है। जो भी है गलती हो गई। भाइयों इसको ऊपर बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, लोग आ जाओ। हमारा भी ले लेना इधर भैया। क्यों कहाँ चलने गए थे? कितनी देर से यार टोपा निकाल दीजिए। मत करो यार बच्चों को। उतारो टोपा। अरे भैया कैसे आप कैसे हो रहा है। तो ये खबर
हैरान कर देने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही उस बच्चे की जान पर भारी पड़ सकती थी। IBC 24 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप कभी अपने बच्चों को कार में अकेला ना छोड़ें। गाड़ी से उतरते वक्त ये जरूर देखें कि बच्चे अंदर तो नहीं छूट गए हैं। बच्चों को थोड़ी देर के लिए कार में छोड़ना भी पड़े तो शीशे थोड़े खुले रखिए, क्योंकि ये सवाल आपके अपनों से जुड़ा है। इसलिए हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहिए। इस तरह की लापरवाही से जरूर बचिए। लापरवाही किस तरह से भारी पड़ सकती है, आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बच्ची को कार में छोड़कर माता पिता अस्पताल एक हॉस्पिटल में चले गए और बच्ची वहां अंदर रोती रही। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इनसे आप सबक ले सकते हैं कि किस तरह बच्चे की जान जोखिम में आती है और थोड़ी सी भूल और लापरवाही आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।